ये वो दिन था जब ट्रांसिल्वेनिया कॉलेज के 4 स्टूडेंट्स ने एक ऐसी चोरी की जिसने पूरे देश को हिला दिया। उन्होंने अपने कॉलेज के लाइब्रेरी से $12 मिलियन की दुर्लभ पुस्तकें चुरा लीं। ये कोई अनुभवी क्रिमिनल्स नहीं थे, बस ये नॉर्मल स्टूडेंट्स थे जिन्हें सब पसंद करते थे और वो अच्छे परिवारों से थे। लेकिन एक ऐसे मोड़ पर जिसे किसी ने नहीं देखा, वो हाई प्राइस वाले अपराध की दुनिया में कूद पड़े, कानून तोड़े और FBI को अपनी पीछे लगा दिया। वो इतने बड़े जोखिम को कैसे उठा पाए और इस पागलपन भरी चोरी को कैसे अंजाम दे पाए। ये कोई साधारण चोरी की कहानी नहीं है, बल्कि आम स्टूडेंट्स के असाधारण निर्णय के बारे में एक रोमांचक यात्रा है। इन लड़कों में शामिल थे स्पेंसर राइनहार्ड, जो ट्रांसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में था, वॉरेन लिप्का, जो केंट की यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था और स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप्स पर पढ़ता था। ये दोनों 8 साल की उम्र से बेहतरीन दोस्त थे। दोनों साउथ लेक्सिंगटन के रहने वाले थे। स्पेंसर कैंपस का दौरा कर रहा था, जिसमें स्पेशल कलेक्शंस और लाइब्रेरी भी शामिल थी। जो फ्रेशर्स के ओरिएंटेशन का हिस्सा था लिप्का, और उनके साथी एरिक बोर्क केंट की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नकली ID कार्ड बेचना शुरू कर दिया था। ट्रांसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक कलेक्शंस डिपार्टमेंट के पास दुर्लभ पुस्तकें, जिनकी कीमत कम से कम $100 मिलियन है। इस स्पेंसर ने फ्रेशर्स के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के दौरान ट्रांसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी को देखने गया था। वहां रेयर पुस्तकों और हस्तलिखितों का अद्भुत संग्रह था। वॉरेन से नकली ID बनवाने की बात होने से कई हफ्ते पहले ही ये वहां पर गया था। स्पेंसर को याद है कि उन्हें स्पेशल कलेक्शंस रूम ले जाया गया था, जहां उन्हें कई कीमती बुक्स दिखाई गई थीं। उनमें से एक थी बर्ड्स ऑफ अमेरिका। ये 1888 में लंदन में प्रसिद्ध वन्य जीव कलाकार ऑन डुबन द्वारा बनाया गया 4 खंडों का जीवन आकार की नक्काशाहों का संग्रह था। इसकी केवल 200 प्रतियां बनी। स्पेंसर को इन पुस्तकों के बारे में पता नहीं था, हालांकि उसने उनके नाम पहले सुने होंगे। उसे जब पता चला कि कुछ साल पहले कुछ पुस्तकें $12 मिलियन में बेची गईं, तो वो हैरान रह गया। एक बार जब वॉरेन के साथ कार में बैठकर वो गांजा पी रहा था, तो उसने लाइब्रेरी को देखने का अनुभव और एक बहुमूल्य पुस्तक की बिक्री से कमाई की रकम के बारे में बताया। इससे वॉरेन के मन में चोरी करने का ख्याल आया और इसे चोरी करने का डिसीजन बना लिया, जो बाद में उनके लिए ये चोरी विनाशकारी साबित हुई। स्पेंसर को अपने डेली वर्क रूटीन के बीच लाइब्रेरी में जाने का मौका मिला। उसने वॉरेन को बताया कि वहां सिर्फ एक बूढ़ी लाइब्रेरियन BJ के अलावा कोई सिक्योरिटी नहीं है। स्पेंसर को लगा कि चोरी संभव नहीं है, पर थोड़ी देर सोचने के बाद वॉरेन से पूछा कि किताबें चुराने के बाद उन्हें कैसे बेचेंगे। वॉरेन ने न्यूयॉर्क में एक संपर्क बताया, जिससे $500 देकर अपॉइंटमेंट ली। वहां से एक ईमेल एड्रेस मिला। लेक्सिंगटन लौटने पर उन्होंने टेरी नाम से एक अकाउंट बनाया और उस एड्रेस पर कीमती किताबों के बारे में ईमेल किया। 1 हफ्ते बाद जवाब आया कि कुछ बेचने के लिए व्यक्तिगत रूप से आम्स्टरडम आना होगा। दोनों खुश थे, लेकिन पासपोर्ट की जरूरत थी, जो कि उनके पास नहीं था। स्पेंसर को लगा कि अब चोरी संभव नहीं है, पर वॉरेन असहमत था। इस बार फिर से उन्होंने नकली ID बेचने वाले से संपर्क किया और एक नकली पासपोर्ट के लिए $2500 दिए। 1 हफ्ते में पासपोर्ट मिल गया। पैसे बचाने के लिए सिर्फ अकेला वॉरेन ही गया। वो मार्च 2004 में एम्स्टर्डम के स्किप होल एयरपोर्ट पर शनिवार की सुबह पहुंचा। वहां से टैक्सी लेकर वो शहर के सेंटर में गया, जिसके बारे में उसने ऑनलाइन पढ़ा था। वहां जाने के बाद एक सस्ते से होटल में रुक गया। अगली सुबह वो नजदीकी कैफे गया, जहां उससे अपॉइंटमेंट लेनी थी। उसे बताया गया कि वहां एक भारी शरीर वाले दाढ़ी वाले आदमी से मिले, जो नीले रंग का कुछ पहने हुए होगा। जब वॉरेन वहां पहुंचा, तो उसने उस तरह के एक आदमी को 3 और लोगों के साथ बैठे पाया। वॉरेन बेफिक्र था। वो बैठा और टेरी के नाम से अपना परिचय देते हुए मजबूती से हाथ मिलाया, लेकिन उन लोगों को वॉरेन की उम्र देखकर शक हो गया। साथ ही इस बात से भी वो नाराज थे कि वॉरेन बुक्स को अपने साथ नहीं लाया था, ना ही उसके पास उनकी फोटोकॉपी या चित्र थे, और वो बुक्स के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं दे पा रहा था। हालांकि ये मुलाकात सिर्फ 15 मिनट की थी, लेकिन उन लोगों ने वॉरेन को दुर्लभ बुक्स को बेचने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया, चाहे वो चोरी की हो या नहीं। उनका मूल्यांकन किसी प्रतिष्ठित नीलामी कंपनी द्वारा करवाना चाहिए। उन्होंने वॉरेन को भरोसा दिलाया कि अगर वो बुक्स का मूल्यांकन किसी भरोसेमंद कंपनी से करवा लेता है, तो वो उसके साथ डील करने को तैयार हैं। वॉरेन खुशी खुशी लौटा। अमेरिका आने के बाद उसने स्पेंसर का दिमाग चकरा दिया। फिर दोनों ने अगले कदम पर चर्चा की। ऑनलाइन नीलामी कंपनियों की जांच करने के बाद वॉरेन ने न्यूयॉर्क की क्रिस्टीज को चुना। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि क्रिस्टीज सबसे बड़ी नीलामी कंपनी है। वॉरेन का मानना था कि अगर वो लोग बुक्स क्रिस्टीज को दिखाएंगे, तो उन्हें शक नहीं होगा कि वो चोरी की हैं, क्योंकि कोई भी क्रिस्टीज को चोरी की वस्तुएं मूल्यांकन के लिए नहीं देगा। उन्होंने सोचा कि कैंपस में जितना ज्यादा घूमेंगे, उतना ही उन पर कम शक होगा, क्योंकि अभी बहुत योजना बनानी बाकी थी और स्कूल का साल लगभग खत्म होने वाला था। इसलिए उन्होंने चोरी को कुछ दिनों तक के लिए टालने का फैसला किया। लेकिन फिर भी ये क्लियर था कि वॉरेन और स्पेंसर अकेले इसे अंजाम नहीं दे सकते। इसलिए उन्होंने कुछ भरोसेमंद लोगों को शामिल करने का फैसला किया। एक रात एरिक का नाम आया। वॉरेन ने एरिक को फोन करके मिलने की बात की। ये उनकी दोस्ती को मजबूत करने का पहला कदम था, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में उनके बीच कुछ विवाद हुआ था। वो मिले और पिज्जा पब में खाना खाया। कुछ पीने के बाद उन्होंने पैसों का मुद्दा भुला दिया। फिर वॉरेन ने अपनी चोरी की योजना समझाई। खरीदारों से मुलाकात से लेकर
किताबों का मूल्यांकन करवाने तक पूरा प्लान शेयर किया। इसमें एरिक को समझ में आया कि उन्हें वास्तव में लाइब्रेरी से बुक्स चुराकर बाहर आना होगा। ये चोरी उनके लिए बहुत बड़ी थी। गर्मियों की छुट्टियों के लिए तीनों अपने अपने घर गए। वॉरेन ने पास के एक डे कैंप में, एरिक ने अपने दोस्त चार्ल्स के साथ मिलकर लॉन केयर कंपनी शुरू की और स्पेंसर को स्कूल में म्यूरल पेंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला। साथ ही वो फुटबॉल भी खेलता रहा। जब भी उनको समय मिलता वॉरेन के साथ घूमते रहते थे। वॉरेन उन्हें चोरी के बाद के जीवन का सपना दिखाया करता था। एक दिन योजना सूझी। वर्मोंट एवेन्यू केंट की यूनिवर्सिटी के पास एक शांत रेजिडेंशियल इलाका है। वहां घरों के बीच में 2 मंजिला पीले रंग का बंगला है जिसमें 2 कमरे हैं। 2004 में वॉरेन लिप्का उस अधूरे बेसमेंट में रहने चले गए। $200 किराया सही लगा क्योंकि वॉरेन चोरी पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहता था। उन्होंने अपनी और स्पेंसर की नकली आईडी की कंपनी बंद कर दी थी और कॉलेज भी छोड़ दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि बेसमेंट बिल्कुल प्राइवेट था। वॉरेन ने दूसरों को मना लिया कि उन्हें एक चौथा साथी चाहिए, मुख्य रूप से लाइब्रेरी से 250 पाउंड की डुबोन की फोलियो उठाने में मदद के लिए। थोड़ी सोच विचार के बाद उन्होंने केंट की यूनिवर्सिटी के बिजनेस मेजर स्टूडेंट चार्ल्स एलन को चुना, जो लास्ट समर वेकेशन में एरिक के साथ लॉन केयर बिजनेस शुरू किया था। चार्ल्स पहले तो हंसा, लेकिन धीरे धीरे उसे भी योजना पसंद आने लगी। स्पेंसर लाइब्रेरियन से कई बार मिलने जाता। इसका मिलने जाना तो बस एक बहाना था। वो इसलिए जाता था ताकि वहां के परिसर को अच्छे से देख सके और लाइब्रेरी डिपार्टमेंट का नक्शा बना सके। दूसरे भी लाइब्रेरी में जाकर कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों पर नजर रखते और पॉसिबल एस्केप रूट्स का पता लगाते। इंटरनेट पर भी बहुत सारा रिसर्च किया। नीलामी, लोकेशन, मूल्यांकन, स्टन गन और स्विस बैंक अकाउंट्स के बारे में मोटिवेशन के लिए वो ओशियस 11 जैसी हाइस्ट फिल्में भी देखते। वॉरेन ने हैलोवीन से पहले ही एक फॉर्मेट प्लानिंग तैयार कर ली थी। चोरी की तारीख परीक्षाओं के आखिरी दिनों में से एक 16 दिसंबर को रखी गई लाइब्रेरी उस दिन लगभग खाली होगी। योजना को 3 चरणों में बांटा गया। पहले चरण में सभी बूढ़ों की तरह टोपी दाढ़ी लगाकर गाड़ी से निकलेंगे। दूसरे चरण में रियल चोरी होगी। तीसरे चरण में भागना है। फिर तीनों कर्मचारी लिफ्ट का इस्तेमाल करके ग्राउंड फ्लोर पर उतरेंगे और वेस्टर्न फायर एग्जिट द्वार से बाहर निकलेंगे। दूसरा चरण खत्म होगा जब लूट को गाड़ी में रख लिया जाएगा। तीसरा चरण भागने का था, जिसमें वॉरेन की योजना के अनुसार एक प्लेस पर मेन गाड़ी को दूसरी गाड़ी से बदलना था। चोरी के तुरंत बाद क्रिस्टीज में बुक्स का मूल्यांकन करवाना जरूरी था, क्योंकि एक हफ्ते में चोरी का आर्ट डेटाबेस में जोड़ दिया जाएगा। वॉरेन ने सभी को रंगों के नाम से कोड नेम दिए। स्पेंसर को मिस्टर ग्रीन, खुद को मिस्टर व्हाइट, चार्ल्स को मिस्टर ब्लैक और एरिक को मिस्टर पिंक। थैंक्सगिविंग के बाद उन्होंने कार्रवाई शुरू की। वॉरेन ने ऑनलाइन 4 स्टन गन ऑर्डर किए। एरिक ने बेडशीट टेप और जिप टाइज इकट्ठा किए। स्पेंसर ने दाढ़ी, मूंछ और अपैरल तैयार किए। 16 दिसंबर की सुबह वॉरेन की योजना धीरे धीरे बिखरने लगी। एरिक को गाड़ी नहीं मिली और चार्ल्स को मां की कार लेनी पड़ी, जो वो अगले दिन बेचने वाली थी। वॉरेन ने स्पेंसर और एरिक को स्टन पेन से झटका देकर इसकी क्षमता की जांच की। लाइब्रेरी के पास गाड़ी नहीं मिली। लाइब्रेरी में एंटर करते ही उन पर सभी की निगाहें थीं। रेयर बुक रूम में कुछ लोग मौजूद थे, इसलिए उन्होंने कैंपेन को रोक दिया और घर लौट गए। शाम 5 बजे वॉरेन ने लाइब्रेरियन को फोन करके अगले दिन के लिए अपॉइंटमेंट तय की। नई योजना के अनुसार सिर्फ वॉरेन और एरिक लाइब्रेरी जाएंगे। वॉरेन पीछे के रूम में लाइब्रेरियन को बेहोश करेगा। एरिक नीचे रहेगा। फिर एरिक चार्ल्स को फोन करेगा ताकि बुक्स 2 बैच में गाड़ी तक पहुंचाई जा सके। सभी को समय पर पहुंचना था, इसलिए सारा काम 12:30 तक खत्म करना था। चार्ल्स ने गाड़ी अच्छी जगह पार्क की और वॉरेन ने पीछे के कमरे में लाइब्रेरियन पर स्टन पेन से हमला किया और उसे बांध दिया। अब इनको द ऑडुबॉन फोलियो, 3 अन्य ऑडुबॉन खंड और 4 खंडों वाली बर्ड्स ऑफ अमेरिका, जिन्हें चुराने की योजना थी, लेकिन पुस्तकें उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी थी। वो एक साथ सिर्फ 3 पुस्तकें ही उठा पाए। अब इन्हें प्लान के मुताबिक फायर एग्जिट से बाहर निकलना था, लेकिन वो फायर एग्जिट का गेट नहीं ढूंढ पाए। वापस जाकर वो गलती से मेन फ्लोर पर रुक गए, जहां एक लाइब्रेरियन ने उन्हें देख लिया और बंधी हुई बीजे को देखकर हैरान रह गई। लड़के लिफ्ट में वापस चले गए और समझ गए कि बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, मेन फ्लोर से होकर जाना। वो लिफ्ट लेकर आए और पीछे की सीढ़ियों से होते हुए बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन भारी पुस्तकें उठाते उठाते वो थक गए। पीछे सीढ़ियों पर लाइब्रेरियन आ गई। पुस्तक गिर जाने पर एरिक भाग खड़ा हुआ। वॉरेन और चार्ल्स को भी भागते देखकर वो गाड़ी ले आया। स्टूडेंट और लाइब्रेरियन बस उसे पकड़ने ही वाली थी कि चार्ल्स ने गाड़ी घुमाई और बचा लिया। 1 मील दूर एक हाउसिंग सोसाइटी के सामने वो रुका, तीनों को वहीं उतार दिया और खुद गाड़ी लेकर चला गया ताकि दूसरी गाड़ी लेकर आए। उनके बैकपैक ऑडुबॉन लिपियां और कलाकृतियां थीं, जिसकी कीमत करोड़ों में थी, जैसा वादा था। चार्ल्स ने दूसरी गाड़ी लेकर उन्हें बचा लिया। शाम को वॉरेन के घर पर सब न्यूज़ देख रहे थे। न्यूज़ के अनुसार ना तो लाइब्रेरियन और ना ही किसी और ने पुलिस को सही जानकारी दी थी। एक गवाह ने नंबर प्लेट नोट किया था, लेकिन वो नंबर उनकी गाड़ी का नहीं था।
अब समय था न्यूयॉर्क जाने का। न्यूयॉर्क में वॉरेन और स्पेंसर क्रिस्टीज गए, जहां दुर्लभ बुक्स विशेषज्ञ टॉमस ले से मिलने की उम्मीद थी। लेकिन उनकी असिस्टेंट मिलानी ने कहा कि वो बिजी हैं, तो मिलानी ने खुद बुक्स का मूल्यांकन किया। उसने कहा कि वो बाद में संपर्क करेगी, लेकिन अगले दिन भी कोई जवाब नहीं आया। चार्ल्स का मानना था कि उन्हें थॉमस ले से ही मिलना चाहिए। अगले हफ्ते जांच तेज हो गई, क्योंकि पुलिस ने कैंपस की कई फुटेज देखे और जितने भी गवाह मिल सके सभी से बात की। वॉल्टर बेकमैन का ईमेल एक पुलिस टेक्नीशियन द्वारा एक जीमेल से ट्रैक किया गया, जिसने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को वॉल्टर बेकमैन के ईमेल अकाउंट के बारे में सभी जानकारी का एक्सेस दिया। मेलानी को FBI द्वारा पूछताछ की गई और क्रिस्टी ने उन्हें अतिरिक्त जानकारी दी, जिसमें वो फोन नंबर भी शामिल था जो छोड़ा गया था। नंबर के मालिक लेक्सिंगटन केंटकी के निवासी गैरी राइनहार्ड थे। ये डाउट वॉइस मेल पर था, जिसने पुलिस को राइनहार्ड और लिप्का के सोशल मीडिया अकाउंट्स की तलाश करने के लिए इंस्पायर्ड किया, क्योंकि वो 11 फरवरी 2005 को क्रिस्टी के यहाँ देखे गए लोगों के समान लग रहे थे। FBI ने संदिग्धों के घरों पर छापेमारी की, जहां चोरी की गई किताबें छिपी हुई थीं। भारी सबूतों ने इनकार करने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, जिससे सभी 4 दोषियों का अग्रीमेंट हो गया। अप्रैल 2005 में 6 फेडरल चार्जेस में दोषी ठहराया, जिनमें चोरी की हुई संपत्ति का इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट और संग्रहालय से सांस्कृतिक वस्तुओं की चोरी शामिल थी। न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को स्वीकार करते हुए जोर देकर कहा कि वो सभी बराबर रूप से जिम्मेदार थे। लाइब्रेरी से हटाई गई किताबों का मूल्य अपराध की गंभीरता को निर्धारित करने में विचार किया गया। इसके अलावा चोरी के दौरान स्टन गन का उपयोग एक इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के रूप में माना गया, क्योंकि ये संभावित रूप से एक खतरनाक हथियार था। चारों को फेडरल जेल में 7 साल की सजा सुनाई गई, बिना जमानत के, जो उनकी कार्रवाई की गंभीर प्रकृति को अंडरलाइंड करता है। हालांकि ट्रांसिल्वेनिया बुक्स चोरी करने की सजा पूरी करने के बाद इन्होंने अलग अलग रास्ते अपनाए। चार्ल्स एलन, जिन्होंने चोरी में निर्णायक भूमिका निभाई, उसने प्रायश्चित के रूप में राइटिंग की ओर मुड़ गया। उसने एक किताब बिकमिंग ए क्रिमिनल लिखी, जहां उन्होंने अपने अनुभवों और उस पर्सनल यात्रा पर चर्चा की जिसने क्राइम की दुनिया की तरफ ले गई। और एंडिंग में उससे दूर ये किताब एलन के लिए अपने अतीत का सामना करने और एक बेहतर भविष्य की ओर अपना रास्ता खोजने का प्रयास है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहे। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।